निशात आलम के वोट काट सकते हैं? देखिए, अकील अख्तर भी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार अगर 2019 की हम बात करें तो वो आजसू से चुनावी मैदान में थे। तो ऐसे में कांग्रेस के आलमगीर आलम उस वक्त चुनावी मैदान में थे, तो एक पकड़ जो है वो आलमगीर आलम के पाकुर में मजबूत रही है। तो फिर से एक बार जब वो जेल गए और उसके बाद कांग्रेस ने उनके परिवार के लोगों पर ही भरोसा जताया, उनकी पत्नी को टिकट दिया, तब ये ज़रूर उस क्षेत्र के लोगों से जब चुनावी प्रचार के दौरान बातचीत हुई है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आलमगीर आलम के पक्ष में जो है लोग वहाँ अधिक अभी भी बने हुए हैं। तो इसका फ़ायदा ज़रूर कांग्रेस को उम्मीदवार को मिलता हुआ दिख रहा है। और त्रिकोणीय मुकाबले इस बार हो चुका है वहाँ पर। आजसू के भी अजहर इस्लाम ने अपना भाग्य आजमाया वहाँ से, अकील अख्तर जो कि सपा से सामने आए। तो एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला जब हुआ है तो एज जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। गंगेश जी क्या आकलन कर रहे हैं, पाकुड़ की सीट क्या फिर से कांग्रेस को जाएगी? कई बार चुनाव में आप जब अपने कैंडिडेट से मिलने जाते हैं तो उनका व्यवहार भी आपको बहुत कुछ बता देता है। तो मेरे ख्याल से मनीष वहाँ से होकर आए हैं और आजसू के जो कैंडिडेट है उनका व्यवहार और बाकी लोगों के व्यवहार में अंतर था। और मुझे लगता है कि इतना जल्दी चूँकि आलमगीर आलम के परिवार के साथ एक सिंपैथी वोट होना है या होगा ही, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाना चाहिए था। और मुझे लगता है हाँ, ये ज़रूर है कि जो मैनेजमेंट आलमगीर आलम किया करते थे वो मैनेजमेंट की कमी हुई है। तो जो मार्जिन है, रंजन बताएंगे क्या मार्जिन रहा है पिछले चुनाव में? पिछली बार अगर आप बात कीजिए तो आलमगीर आलम को लगभग 52% वोट आए थे। 65,108 वोट से वो जीते थे। ये विधानसभा में बहुत जी हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि और अब इस बार फाइट और ट्रायंगुलर हो गई है। ये आमने सामने के लिए भी पर्याप्त वोट है, चूँकि उनको पिछली बार 1,28,000 वोट आया था। तो ये आमने सामने की लड़ाई के लिए भी ज़्यादा वोट है। इस बार ट्रायंगुलर है तो वो वोट जो है और 2 जगह बटेंगे। तो ऐसे हालत में मुझे लगता है कि पाकुड़ जो है वो निशात आलम के लिए मिल जाना चाहिए। इंडिया फोल्डर के पास जाना लगभग। चलिए अगली सीट महेशपुर की सीट है और देखिए सबसे ज़्यादा वोट लाने वाली भी मतदान प्रतिशत लाने वाली भी सीट है महेशपुर। अब महेशपुर की जंग कितनी दिलचस्प दिखी रंजन जी, और महेशपुर के जंग में क्या समीकरण काम करके किसको लीड दिलाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, महेशपुर की सीट भी एक ऐसी सीट है जहां जेएमएम के लिए मार्जिन पिछली बार बड़ा था और स्टीफन मरांडी जो है लगभग 54% वोट लाने में कामयाब हुए थे और 34,106 वोटों से जीते थे। और मिस्त्री सोरेन यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी थे और वो जो हैं 33.31% वोट लाने में कामयाब हुए थे। इस बार मिस्त्री सोरेन का टिकट कट गया है और उनकी जगह नवनीत एंथनी हेम्ब्रम को बीजेपी ने टिकट दिया। मिस्त्री सोरेन नाराज भी हुए, चुनाव में खड़े भी हो गए, लेकिन यहाँ पर नवनीत एंथनी हेम्ब्रम ने अच्छा चुनाव जो है वो लड़ा है। और ये आपको दिखेगा मत प्रतिशत में, पिछली बार ये 76.39% था, इस बार 79.4% अभी ही है 5 बजे तक। मतलब कि लगभग 3% की वृद्धि वो अभी ही दिख रही है। अब 1-2 और भी हो सकती है। तो ये चीज़ बताती है कि नवनीत एंथनी हेम्ब्रम ने अच्छा चुनाव लड़ा है। अब वोटिंग परसेंट बढ़ने के 2 कारण हो सकते हैं। चूँकि नवनीत एंथनी हेम्ब्रम इसी इलाके में डीएसपी थे जब यहाँ पर चुनाव लड़ने से पहले, फिर इस्तीफ़ा देकर चुनाव लड़े हैं। तो क्या ये उनकी लोकप्रियता की वजह से हुआ है या फिर उन्होंने अच्छी फाइट दी तो बाद में जो है स्टीफन मरांडी के जो समर्थक हैं वो निकल कर आए। लेकिन फिर भी मार्जिन इतना ज़्यादा है कि लड़ाई तो नज़दीकी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर स्लाइट एज जो है वो स्टीफन मरांडी को देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ अगर आप एसटी वोटर्स देखिए तो 54.24 है और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 26.7%। तो लगभग 81% वोट तो यही हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टीफन मरांडी की स्थिति शायद बेहतर हो यहाँ पर। हाँ, लेकिन ये बात है कि नवनीत एंथनी हेम्ब्रम ने लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी है और वो मार्जिन को कम कर सकते हैं या मुकाबले में भी आ सकते हैं। आपको क्या लगता है मदन? हाँ। ये मान लेना चाहिए कि महेशपुर की जो सीट है उसमें एज इंडिया गठबंधन को है और इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश
दिखती नहीं है। हाँ, कुछ कैंडिडेट की वजह से जो बेनिफिट मिलता है, अगर वो बेनिफिट मिलता है तो वो अलग बात होती है। चलिए, अब तो अगले लोकसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ा जाए और इसमें जो विधानसभा हैं शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, सारठ, ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं दुमका लोकसभा के अंदर। यहाँ की जंग भी बेहद दिलचस्प है। दुमका अपने आप में सुनकर लगता है कि उपराजधानी है राज्य की, और एक तरह से माना जाता है कि जेएमएम का ये गढ़ रहा है, और जो संताल के तमाम इलाके हैं। अब इन इलाकों में बीजेपी की सेंधमारी कितनी हो पाती है उस पर हम आकलन कर ही रहे हैं। शिकारीपाड़ा से शुरुआत करते हैं। शिकारीपाड़ा में क्या लग रहा है मदन? शिकारीपाड़ा की जंग को किस रूप में देख रहे हैं और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? शिकारीपाड़ा देखिए, वहाँ से नलिन सोरेन विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब वो लोकसभा का चुनाव लड़के सांसद बन चुके हैं। अब उनके बेटे हैं। तो अब फिर से एक बार उनके परिवार के लोगों को ही टिकट मिला, तो एक तरह से कहें तो वो गढ़ रहा है जेएमएम का। तो फिर शिकारीपाड़ा में भी एक बार इंडिया गठबंधन का पलड़ा ही भारी नजर आ रहा है। चलिए, शिकारीपाड़ा में इंडिया गठ, मनीष क्या शिकारीपाड़ा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, शिकारीपाड़ा में जो बात की जाए, यहाँ पर शिकारीपाड़ा में कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन फाइट बहुत टाइट है। देखिए, हम लोग बीच बीच में भूल जा रहे हैं एक जेल कैंप को भूल फाइट मुझे नहीं लग रहा मनीष, यहाँ पर आपको इसलिए टोक रही हूँ। रंजन जी, क्या कभी नलिन सोरेन शिकारीपाड़ा से हारे हैं? यस, नलिन सोरेन यहाँ से लगातार जीतते रहे, इनफैक्ट 7 बार जीते हैं। एक तरह से जब इतनी बार लोग उन्हें जिता रहे हैं तो लगता नहीं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी अब दिखेगी। और 1985 से 8 बार यहाँ जेएमएम जो है वो जीता है, मतलब लगातार वो जीतता ही रहा है। 85, 90, 95, 2000 आप जब भी नाम लीजिए तो यहाँ पर जेएमएम जीता है। नलिन सोरेन की अपनी एक पकड़ थी, और पिछली बार भी वो लगभग 52% वोट लाने में कामयाब हुए थे, 51.78%, 29,471 वोट से जीते थे। और पिछली बार भी पारितोष सोरेन ही उनके खिलाफ थे, 32.5% वोट इनको आया था। अब आलोक सोरेन आए हैं तो ये हो सकता है कि मार्जिन थोड़ा गिरे, लेकिन एक बात थी कि नलिन सोरेन ने ही जो है चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रखा था। और जो एक चीज़ मैंने आपसे कार्यक्रम के दौरान भी डिस्कस की थी कि जो चीज़ें हम बीजेपी में देखते हैं कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनका प्रशिक्षण होता है, और जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए जो प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है वो आमतौर पर बीजेपी में लगाया जाता है, लेकिन शिकारीपाड़ा में नलिन सोरेन जेएमएम के लिए भी लगवाते रहे हैं, तो उनकी पकड़ यहाँ कार्यकर्ताओं पर भी मजबूत है। और जो मार्जिन है इतना ज़्यादा, इनफैक्ट 19.22% का मार्जिन है, मतलब 10% वोट जो है नलिन सोरेन के कोटे से निकालकर पारितोष सोरेन को अपनी तरफ लाना होगा। कठिन काम है, हो सकता है मार्जिन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन एज यहाँ पर क्लियर कट जो है वो आपको आलोक सोरेन को ही दिखेगा। बिल्कुल, अब भले ही नलिन सोरेन चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट उन्हीं का है, उन्हीं की वो तैयारी है, और उन्हीं को देखकर ही इस बार आलोक सोरेन को भी वोट मिलेगा। तो गंगेश जी, शिकारीपाड़ा को डन किया जाए इंडिया फोल्डर में? बिल्कुल इंडिया की तरफ डाल देना चाहिए। अब नाला देखिए, नाला वो सीट विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की सीट, और सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज वाली सीट भी इस बार इस लोकसभा क्षेत्र में है। तो नाला में कैसी जंग मदन दिख रही है आपको? नाला किसके खाते में डाला जाए? नाला में भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहा, लेकिन वहाँ बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार को लेकर के ये रहा कि अगर जो पहले उम्मीदवार रहते थे बाटुल जी, अगर उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता तो मुकाबला और दिलचस्प हो सकता था। हालांकि बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत वहाँ उम्मीदवार बदला, लेकिन एज जो है वो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को मिलता दिख रहा है। अब वहाँ की जनता ने किस तरह से साथ दिया है रविंद्रनाथ महतो के, या फिर जो बीजेपी के तरफ से, कि आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एज रविंद्रनाथ महतो को मिलता। मनीष, आपको क्या लगता है? पिछली बार 3,520 वोटों से जीते थे रविंद्रनाथ महतो, और 34.97 उनके पास वोट परसेंटेज थे, 32.96% सत्यानंद झा बातुल के पास थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ टाइट फाइट इसलिए भी है क्योंकि कोई ज़्यादा वोटों की मार्जिन नहीं थी वहाँ पर इस बार। तो इस बार भी जो आपकी बात करें, जो लड़ाई है, मेरे हिसाब से वहाँ पर टाइट फाइट देखने को मिलेगा।
रंजन जी, जो तमाम आंकड़ों के साथ अगर देखें तो नाला क्या कह रहा है, क्या देखिए, अगर हम नाला सीट की बात करें तो यहाँ का परिणाम निर्भर जो है वो न रविंद्रनाथ महतो पे करेगा और न माधव चंद्र महतो जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो फैसला है वो सीपीआई के कन्हई चंद माल पहाड़िया करेंगे। अगर सीपीआई जैसा कि अभी तक पिछले चुनाव तक डबल डिजिट में अंक लाता रहा है, मत प्रतिशत उसका हमेशा डबल डिजिट में रहा है, अगर इस बार भी वो डबल डिजिट में रहा तो नाला में उलटफेर होगा। इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखिए कि पहले क्या होता था कि रविंद्रनाथ महतो रहते थे, सामने सत्यानंद झा बाटुल रहते थे, इस बार माधव चंद महतो ही हैं। तो दोनों एक ही कम्युनिटी से हैं, दोनों यादव कम्युनिटी से हैं और यहाँ पर जो है यादव कम्युनिटी के वोट सबसे ज़्यादा हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखिए तो मुकाबला नज़दीकी बन रहा है। और पिछली बार जो है बीजेपी का खेल जो ख़राब हुआ था, आजसू अलग से चुनाव लड़ गया था और वो आजसू से प्रत्याशी कोई और नहीं माधव चंद महतो ही थे। तो इन्होंने ही दर्द दिया था, इन्हीं से दवा की उम्मीद बीजेपी कर रही है इस बार और इनको बीजेपी का टिकट दिया गया है। तो मेरा बहुत साफ मानना है कि अगर सीपीआई ने डबल डिजिट में अपने वोट ले आए तो ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो मैं जानना चाहता हूँ पिछले बार का वोटिंग परसेंटेज क्या था वहाँ? बिल्कुल ऐसा ही था। पिछली बार जो वोट परसेंट था वो 78.64% था। इधर वोट अभी ज़्यादा होते रहे इस सीट पर। 78.75% है। 1-2% का इजाफा हो सकता है चूँकि अभी जो बूथ में लाइन में लगे होंगे लोग और जब फिर पोस्टल बैलेट की गिनती होती है तो उन सारी चीज़ों के बाद जो है कुछ वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप देखें, मैं ये बता रहा था कि जैसे आप सीपीआई का जो प्रदर्शन देखेंगे, एक्चुअली नाला कभी लालगढ़ था, यहाँ से विशेश्वर खां 8 बार चुनाव जीते हैं, 8 या 9 बार वो चुनाव जीते हैं सीपीआई के टिकट पर। और उनके मतलब एक तरह से चुनाव में वो 2005 में हारे हैं रविंद्रनाथ महतो से और उसके बाद से ही ये सीट जेएमएम के पास है। बीच में एक बार सत्यानंद झा जीते थे। तो सीपीआई का वोट प्रतिशत मैं हर चुनाव में देख रहा हूँ कि पिछली बार भी 12% था, उससे पहले भी 11.65, उससे पहले 15.5%, उससे पहले 23.5%। तो वो डबल डिजिट में रहते हैं, आप उनको बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। अब इस बार उनका प्रदर्शन कैसा रहा है उसी पर निर्भर करेगा। अगर वो डबल डिजिट में होंगे तो फिर रविंद्रनाथ महतो के लिए मुश्किल बढ़ेगी और अगर वो डबल डिजिट में नहीं होंगे, उनके वोट रविंद्रनाथ महतो की तरफ शिफ्ट हुए होंगे, तब रविंद्रनाथ महतो को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है अगर उसी स्थिति को देखें तो एज यहाँ पर बीजेपी को मुझे दिखता है। तो गंगेश जी, क्या लग रहा है, नाला को किस में रखा जाए, टाइट फाइट में या फिर बीजेपी को मुझे लगता है नाला को टाइट फाइट में रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आंकड़ों से ज़्यादा पर्सनैलिटी की लड़ाई हो गई है। आंकड़ों की लड़ाई बाद में है, पर्सनैलिटी की लड़ाई पहले है। तो ये ठीक है कि विधानसभा अध्यक्ष होने के कारण आपको थोड़ा सा एडवांटेज देना पड़ेगा उनको। झारखंड में विधानसभा अध्यक्ष जो है अक्सर संकट में रहे हैं। पिछली बार जो है दिनेश ओरांव हार गए थे, विधानसभा अध्यक्ष थे और बुरी तरह से हारे थे वो। नहीं ठीक है, लेकिन पदेन एक जिसको एडवांटेज हम देते हैं वो एक एडवांटेज होता है क्योंकि जब आप किसी पद पर होते हैं तो आप अपने लिए एक समर्थक जुटा लेते हैं। लेकिन उसका दूसरा फैक्टर ये भी है कि जिनको आप समर्थन नहीं देते उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, तो वो भी एक इशू ज़रूर है। तो मुझे लगता है कि नाला को हम सारे पक्ष को अगर देखें और जिस तरह से मतदान प्रतिशत हुआ, अगर देखें पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट नहीं होता तो वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता। अगर किसी एक ही पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट होता तब भी इतना दूर ये वोटिंग परसेंटेज नहीं जाता। अगर वो उतना ही दूर तक गया है तो इसका मतलब ये है कि बोथ साइड की पर्सनैलिटी में उनका इंटरेस्ट है, वोटर्स का इंटरेस्ट है और इसका रिजल्ट आपको बहुत टाइट फाइट में मिलेगा। लेकिन एडवांटेज आप विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। चलिए, तो जामताड़ा बढ़ते हैं। जामताड़ा का नाम आते ही सबके चेहरे भी खिल जा रहे हैं क्योंकि इस पर अब बातचीत करना, चर्चा करना सभी को मज़ा आ रहा है क्योंकि हॉट सीट बन चुकी है ये सीता सोरेन के आने के बाद। सीता सोरेन बीजेपी की टिकट पर यहाँ से चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस के इरफान अंसारी यहाँ से उन्हें टक्कर दे रहे हैं।
तो अब इन दोनों के बीच आमने सामने का मुकाबला मदन देख रहे हैं या फिर किसी तरह के ट्रायंगुलर फाइट JLKM के प्रत्याशी बना पा रहे हैं, और किसे एज दें इस सीट पर? देखिए, सीधा मुकाबला है यहाँ पर। ट्रेंगुलर जो है ज़रूर उम्मीदवार JLKM की तरफ से भी दिया गया है, लेकिन मुकाबला सीधे बीजेपी की सीता सोरेन और कांग्रेस के इरफान अंसारी के बीच में है। कुछ बयानों को लेकर के भी यह सीट काफ़ी सुर्खियों में रहा। सीट बदले गए। जामा से विधायक थी सीता सोरेन, लेकिन उन्हें जामतारा शिफ्ट किया गया। दुमका से वो लोकसभा की चुनाव लड़ी थी, ऐसे में जामतारा दुमका लोकसभा सीट क्षेत्र में ही पड़ता है, तो वहाँ पर भी उन्होंने मेहनत की थी, तो बीजेपी ने उन्हें शिफ्ट कर दिया जामतारा की तरफ, और जामतारा से वो एक अच्छा मुकाबला दे रही हैं। टाइट फाइट की सिचुएशन जो है वहाँ पर बनी है। कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। इरफान अंसारी मंत्री रहे, आखिरी वक्त में आलमगीर आलम जी के जेल जाने के बाद जो है वो मंत्री बने, तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि दिलचस्प मुकाबला जामतारा में रहा। इस विधानसभा चुनाव में एक हॉट सीट अगर रहा, चर्चा में रहा, तो वो जामतारा रहा। मनीष, चलिए जामताड़ा में मनीष भी रहे हैं और वहाँ के लोगों के बीच भी गए, फील्ड में रिपोर्टिंग की, तो क्या लग रहा है जामताड़ा में एकदम आमने सामने की टक्कर दिखी आपको, या फिर लगा कि कहीं JLKM के कैंडिडेट त्रिकोणीय फाइट बना पा रहे हैं? देखिए, शुरुआत में तो तरुण गुप्ता लग रहे थे कि तरुण गुप्ता फाइट में आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी बदली और अब फाइट में देखिए वहाँ पर सिर्फ 2 लोगों के बीच में फाइट है, सीता सोरेन और इरफान अंसारी के बीच में फाइट है। अब यहाँ पर भी समझिए, देखिए यहाँ पर जो कहते हैं ना, एक वर्ग विशेष की बात कर लें तो उन लोगों का कहना ये है कि जो है हम जो है वोट उन्हीं को करेंगे, वो हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछिए कि वहाँ पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पर शिक्षा की अभी कमी है, बुनियादी जो कमियाँ हैं वहाँ पर अभी हैं। और 3 महीने में, अभी ये भी कहा गया कि 3 महीने में, चुनाव से 3 महीने पहले काफ़ी काम वाम वहाँ पर कराया गया, तो इसे भी एक फैक्टर के रूप में जो है देखा जा रहा है। लेकिन वहाँ पर सीता सोरेन जब वहाँ पर आई, जब सीता सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ी, तो अब ऐसे में चूंकि बयानबाजी, जैसा कि अभी मदन भी कह रहे थे कि बयानों को लेकर जामताड़ा काफ़ी सुर्खियों में आ गया। और अगर आप थोड़ा ट्रैवल्स इलाके में जाएंगे, थोड़ा वहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगी, तो वहाँ के लोगों को भी जो है वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। कई सड़क तो है, लेकिन पानी के लिए निकासी नहीं है वहाँ पर कि उनके पानी की निकासी हो सके। लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ रहा है, पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। लोगों को अगर अपना इलाज कराना है तो दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर रेफर सेंटर बन गया है। अगर इन सब मुद्दों को लेकर अगर वोट हुआ तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो है NDA फोल्डर को जीत मिलेगी। अगर सिंबल को लेकर अगर चीज़ें बदलती हैं तो फिर दिक्कत होगा। रंजन जी, आकलन आपका क्या कहता है जामताड़ा में? क्या बयान को लेकर जो चर्चा हो रही है कि बयान ने शायद किसी का खेल खराब कर दिया, किसी का बना दिया, लगता है ऐसा होगा या आखिर में समीकरण ही काम आते हैं? देखिए, अगर आप समीकरण पर जाएं तो यहाँ पर आदिवासी वोटर ही तय करेंगे कि जामताड़ा के विधायक कौन होंगे, इरफान अंसारी या सीता सोरेन। अब जो बयान चले यहाँ पर डॉक्टर इरफान अंसारी, फिर सीता सोरेन की तरफ से भी जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद अगर आप देखिए तो इसे ट्राइबल वोटर्स ने किस तरह से लिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो लगभग 30% हैं, तो ट्राइबल वोटर्स जो हैं वो 27% के आसपास हैं। तो अगर ट्राइबल वोटर्स एक तरफ चले जाएं और मुस्लिम वोटर्स एक तरफ चले आएं तो फिर बराबरी का मुकाबला हो जाता है और फिर बाकी रेस्ट वोटों पर काम करता है, तो वहाँ पर बाजी मारी जा सकती है। बहुत सिंपल गणित है और इसमें विष्णु भैया कई बार यहाँ पर सफल भी रहे हैं JMM के टिकट पर। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2 बार, एक बार शिबू सोरेन भी जीते हैं, विष्णु भैया BJP में रहते हुए भी यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो एक चीज़ ये देखने में आती है, तो महत्वपूर्ण यही है। नहीं तो अगर ट्राइबल वोटर्स जो है, जो JMM का एक आम वाला फार्मूला होता है उसके साथ गया, तब तो डॉक्टर इरफान अंसारी का पलड़ा भारी होगा। और अगर जो ट्राइबल वोटर्स का एक बड़ा चंक, और यहाँ पर पूरा ट्राइबल वोटर्स जाने की ज़रूरत भी नहीं है, जो बड़ा चंक जिसके पास चला गया बाजी वो मार लेगा। तो इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आज गांव में किस तरह से वोट हुआ, ट्राइबल वोटर्स ने किस तरह से वोट किए, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मुझे लगता है जामताड़ा को अभी
टाइट फाइट में रखना चाहिए। एक दो दिन में जब स्थिति और स्पष्ट होगी, जब इंटीरियर से खबर हम तक आएगी, उसके तब बाद फिर हम चीजें हो उसको सकता है और change हो उसकी कुछ। व्याख्या और कर पाएंगे कि हाँ गांव में किस तरह से वोटिंग हुई है या ट्राइबल वोटर्स ने किस तरह से वोटिंग की है। तो एक्चुअली यहाँ पर बस सिंपल एक ही चीज़ है कि ट्राइबल वोटर्स जिसकी तरफ बड़े अमाउंट में चले जाएंगे, बड़ी संख्या में चले जाएंगे, जीत उसकी हो जाएगी। फिलहाल मेरे हिसाब से ये टाइट फाइट है। गंगेश जी का एक्सपर्ट कमेंट, जामताड़ा को किस पे रखा जाए? देखिए टाइट फाइट में या जामताड़ा में जो आदिवासी मतों की बात हो रही है कि वो किसके साथ गए हैं, इसको दो भागों में बांटना होगा। ऐसा नहीं है कि आदिवासी मत एक ही पार्टी की तरफ गए होंगे। दो अलग अलग वर्गों के लोगों से हमने बात की। एक जिन कम इनकम ग्रुप वाले जो आदिवासी मत हैं, वो उनका कहना था कि हमारे गांव में कुछ डिसीजन होगा, उसके बाद वो जो कहेंगे हम उसको मान लेंगे। वो एक फैक्टर है। दूसरा, उसी जगह पे जहां हम ये बातचीत कर रहे थे, कोई सज्जन आए जो बाइक से थे और उन्होंने आकर कहा कि साहब जामताड़ा का इन लोगों ने सर्वनाश कर दिया और अब यहाँ पर हमको वोट देना चाहिए, बदलाव की ज़रूरत है। तो एक ही कम्युनिटी है, लेकिन जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं वो सोसाइटी और समाज और जिसमें कि थोड़ा चर्च का की भी दखल है, तो वो मिलकर एक तरफ वोट देने के लिए कह सकते हैं और उसकी तरफ वो चले जाएंगे। लेकिन जो कुछ मिडिल क्लास आदिवासी हैं जिनका या उन्नत आय वर्ग के लोग हैं, उनके पास अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो अब इस मूड में थे कि चेंज होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या आता है ये बहुत दिलचस्प है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है जो कि कल हम अपने रिपोर्टर से वहाँ पता करेंगे कि शहरी मतदाताओं का प्रतिशत क्या है, क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट था। शहर में जो वोटर्स थे वो इस बात से खासे नाराज़ थे कि साहब जामताड़ा एकदम पिछड़ गया, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, यहाँ अस्पताल नहीं है, यहाँ शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो एक नाराज़गी स्वाभाविक रूप से वहाँ पर थी। तो ये अभी तय करना मुश्किल है कि इनको लेकर मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। फिलहाल टाइट फाइट में फिलहाल रख दिया इसको जाए, टाइट फाइट में डाला जा सकता है। जी चलिए अब दुमका की सीट पर चर्चा कर लेते हैं। दुमका की सीट में किस तरह की फाइट है? क्या यहाँ भी टाइट फाइट है या फिर यहाँ पर बसंत सोरेन के लिए आसानी दिखती है या एज दिखता है? मदन, क्या कहेंगे दुमका सीट पर? देखिए, दुमका सीट का रिकॉर्ड बड़ा अलग रहा है। एक तरह से जो अभी बरहेट से मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, विधायक बने वहाँ से और फिर मुख्यमंत्री बने। दुमका से लुइस मरांडी उनको एक बार हरा भी चुकी। तो इसलिए शिबू सोरेन देखिए, दुमका बोलने से जहन में आता है दुमका मतलब जेएमएम, जबकि बरहेट में जेएमएम ज़्यादा मजबूती के साथ है। दुमका में कई बार जेएमएम को हार का सामना भी करना पड़ा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि रिकॉर्ड वहाँ के बड़ी अजीब रहे हैं। शिबू सोरेन गुरुजी को भी वहाँ से हार का सामना करना पड़ा है, हेमंत सोरेन को भी सामना करना पड़ा है हार का। तो ऐसे में कब वहाँ की जनता क्या कर दे ये कह पाना मुश्किल है। तो इस बार ज़रूर बसंत सोरेन और सुनील सोरेन का आमना सामना हुआ है। जो वहाँ से लुइस मरांडी विधायक रही थी पहले और बीजेपी से टिकट की उम्मीद में थी, टिकट नहीं मिलने के बाद वो जेएमएम का दामन थामी और जामा से उनको उम्मीदवार बना दिया गया। तो ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी मजबूती के साथ वहाँ चुनाव लड़ी है, लेकिन जो जनता का आशीर्वाद है वो किसको मिला है ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ऐसे में सुनील सोरेन वहाँ सांसद रहे हुए हैं, तो ऐसे में एक कड़ा मुकाबला जो है वो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में। चलिए मनीष, आप दुमका की सीट पर क्या कहेंगे? देखिए, पिछले अगर हम 2019 की बात करें तो वहाँ से हेमंत सोरेन चुनाव लड़े थे और वो 13,188 वोटों से वो जीते थे। 48.86% वोट थे उनके पास। और लुइस मरांडी जो है 40.91% उनको वोट मिला था। उसके बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था 2020 में,
बसंत सोरेन तो वहाँ से जीते थे 6,842 वोट से, और उसके बाद लुइस मरांडी यहाँ से 44.65% उन्होंने वोट पाए थे। वोट शेयर थे बसंत सोरेन के 48.79% बसंत सोरेन के वहाँ पर वोट शेयर थे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात होगी कि यहाँ पर इस बार जो है ऐसा जो अनुमान लगाया जा रहा है, जैसा कि वहाँ पर रिपोर्टर्स भी गए, वहाँ पर जो देखा गया, काफ़ी वहाँ पर स्टडी की गई, तो इस बार देखिए कड़ा मुकाबला तो है, लेकिन इस बार जो है एज जो है वो मिलता हुआ बीजेपी को दिख रहा है। मेरे ख्याल से इस बार वहाँ पर एज जो है सुनील सोरेन को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर आप बात करें तो आप 2019 देख लें, फिर चाहे बाई इलेक्शन की बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा अंतर रहा हो यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वापस हमारे दो बीजेपी को सहयोगी भी आए हैं फिर से, उन्हें भी फ्रेम में एडजस्ट करिए तो उनसे भी चर्चा करें, क्योंकि संताल की बात हो रही है। मनीष, आपको लगता है कि एज यहाँ बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है? रंजन जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, पिछली बार मार्जिन बहुत कम रहा था, लगभग 4.25% का मार्जिन था। बसंत सोरेन जीते थे, मतलब कि अगर 2.25